नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात राजधानी देहरादून की कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज भव्य मौका, ऐसे में भव्य रूप से सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है। शहर भर के मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में भी रौनक दिख रही है। सीएम धामी ने इस दौरान प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी हैं। तो तस्वीरें आप राजधानी देहरादून की देख सकते हैं, किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों को सजाया गया है, मंदिरों को सजाया गया है, लोगों ने अपने घरों को सजाया है। आज जगत के पालनहार श्री कृष्ण का जन्म होगा, ऐसे में उनके जन्मोत्सव को देखते हुए जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बाजारों में रौनक है। ऐसे में लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। देश भर के साथ साथ ही उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। बाजारों में व्रत की मिठाइयों से लेकर लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान और कपड़ों की खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसको लेकर मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियों की तैयारियां की जा रही है। आज जन्माष्टमी पर मंदिरों में भव्य झांकियां निकाली जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष 2024 में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव 26 तारीख को मध्य रात्रि के 12 बजे से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अर्षण योग और बब कर्ण में वृषभ लगन और वृषभ राशि के समय पर हुआ था। विशेष तिथि प्रधान मानी जाती है, तो अष्टमी तिथि की प्रधानता को मानते हुए यह पर्व 26 तारीख की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा। 25 तारीख की मध्य रात्रि 3:38 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो 26 तारीख की मध्य रात्रि 2:19 तक रहेगी। पूजा का शुभ समय भगवान के प्राकट्य के समय पर 12 बजे से प्रारंभ होगा, जो 12:40 तक रहेगा। ये मध्य रात्रि का शुभ समय रहेगा। जिसकी जैसी कामना है, जैसी इच्छा है, जैसी श्रद्धा है, जैसा भाव है, उस हिसाब से भगवान भी मनोवांछित फल देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में पुरोला विधानसभा से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के सरनौल सौतरी से सरुताल तक के ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पुरोला क्षेत्र को नई पहचान मिली है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ट्रैक मार्ग पर पर्यटकों और ट्रैकर्स की संख्या बढ़ेगी। बड़ी संख्या में ट्रैकर्स के आने पर क्षेत्र के युवा होमस्टे और स्वरोजगार को अपनाकर उत्तरकाशी के साथ ही राज्य की आर्थिकी को मजबूत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान ने समन्वय समिति का गठन कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया है। वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस समिति का गठन किया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष करण माहरा होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है।
देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने आगामी चुनाव को देखते हुए समन्वय समिति का गठन किया है। करण महारा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस समिति का गठन किया है और समन्वय समिति के अध्यक्ष खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अब कमर कस ली है, कांग्रेस बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह कि अब समन्वय समिति का गठन कर लिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे समिति का मुख्य काम क्या होगा, और क्योंकि करण महारा खुद इस समिति के अध्यक्ष है, और कौन कौन लोग इस समिति का हिस्सा? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही अपनी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। और पिछले दिनों जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी की जो बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी की तरफ से प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया था, चाहे पदाधिकारी हो या केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। निकाय चुनाव को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर ये बातचीत यहाँ पर हुई थी। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी पार्टी के भीतर ये कह सकते हैं कि लगातार तैयारियों पर जोर देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता देखने को मिली थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर अपनी जीत को हासिल करने का काम यहाँ पर किया था, उसी तरीके से निकाय पंचायत चुनाव में भी जीत यहाँ पर हासिल की जा सके, उसके लिए जरूरी है कि एक समन्वय समिति यहाँ पर बनाई जा सके। कांग्रेस पार्टी के भीतर अक्सर गुटबाजियां या फिर नेताओं का जो अंतर्द्वंद होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो इस रूप में समाप्त किया जा सके कि सभी नेता एकजुट होकर अपने समन्वय बनाकर चुनावों में जाने का काम करें, ताकि इन चुनावों में यानी गुटबाजी हावी ना हो और अच्छे से एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा जा सके। टिपिकल कांग्रेस पार्टी के भीतर जो गुटबाजियां हैं, खासतौर पर नेता जो अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं, वो सभी एकजुटता के साथ यहाँ पर रह सके, पार्टी को निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सके, ताकि 27 का जो मार्ग है पार्टी के सामने वो यहाँ पर पहले से ही प्रशस्त हो सके और एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आ सके। उसके लिए जरूरी था कि जो गुटबाजियां कांग्रेस के भीतर है, जो मतभेद देखने को मिलते हैं, वो समाप्त किए जा सके और उसका सही ये कह सकते हैं कि सही तोड़ निकालने का काम पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। एक समन्वय समिति बनाने का काम पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में इस कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समिति के सदस्य होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वरिष्ठ विधायक हैं प्रीतम सिंह, वो इस समिति के सदस्य यानी सभी बड़े चेहरों को इस समिति में जगह दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, जिन चेहरों के आधार पर कांग्रेस पार्टी मजबूत बन सकती है और कांग्रेस पार्टी के जो स्तंभ कहे जाते हैं, उन सभी को इस समिति में सदस्य बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उसकी अगुवाई करेंगे और जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे, उन दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अभी जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, जाहिर सी बात है उस जीत ने कांग्रेस में एक कॉन्फिडेंस लाने का काम किया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था और हैट्रिक भी लगाई जीत की। ऐसे में जिस तरह से उपचुनाव में जीत मिली, अब आगे केदारनाथ का चुनाव है, उसके बाद निकाय चुनाव है, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी को घेरने की? देखिए, बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि कांग्रेस के अगर सभी वरिष्ठ नेता एकजुट हो पाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने जो जीत का मार्ग है वो प्रशस्त करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जब वरिष्ठ नेता एकजुट रहे तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी है। पिछले दिनों मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव यहाँ पर हुए थे, उन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर यहाँ पर दिखे थे और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार यहाँ पर किया था, तो कांग्रेस पार्टी को दोनों ही सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव में जीत हासिल मिली थी। और राज्य के इतिहास में 10 साल के बाद ये कह सकते हैं कि किसी विपक्षी दल ने सत्ताधारी दल को उपचुनाव में मात देने का काम यहाँ पर किया था। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए अभी से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एकजुटता के साथ रखना चाहती है।
जो जीत का मोमेंट बना हुआ उस मोमेंटम को आगे बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी देने का काम यहाँ पर करा और समिति बनाकर उन सभी को एक साथ जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि सारे वरिष्ठ नेता जो एक समिति में यहाँ पर रखे गए हैं वो किस रूप में आगे बढ़ पाते हैं और कितना काम वो यहाँ पर कर पाते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या केदारनाथ का उपचुनाव हो, वो जीत का जो मोमेंटम है वो बना रहे, उसको देखते हुए कांग्रेस आला कमान द्वारा समन्वय समिति का गठन कर दिया है। करण महारा को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़े जो चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस समिति में जोड़ा गया। हालांकि अब ये समिति किस तरह से अपना काम करती है, समन्वय बैठाने में कितना ज्यादा सफल साबित होती है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अब है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक गणेश गोदयाल सुविधाएं जो है वो नहीं लेंगे। पूर्व विधायक गणेश गोदयाल नहीं लेंगे बढ़ी हुई सुविधाएं। गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने फैसला लिया था कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। गणेश गोदयाल ने बढ़े हुए वेतन भत्ते और सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी को पत्र लिखकर उन्होंने सुविधाएं न लेने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने इस दौरान बढ़ी हुई सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि गैरसैंण में चले उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में यह निर्णय लिया गया था कि जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी और सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने बढ़े हुए वेतन भत्ते और बढ़ी हुई सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया था कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि कांग्रेस से पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने बढ़े हुए भत्ते और सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी को पत्र लिखकर वो सुविधाएं ना बढ़ाने की मांग करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुंशियारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग व्यथित हैं, खास करके मेरे अनुज हरीश धामी जी इस बात से बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप में उनका एग्रेशन, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो देखने को मिला वो जायज है। अभय ज्ञानतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से गैरसैंण में जो विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ उसमें निर्णय लिया गया था कि जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं उनके वेतन को बढ़ाया जाएगा और साथ ही सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है गणेश गोदयाल और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, उन्होंने ये सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। आखिर इसकी क्या वजह?
देखिए, सीधे तौर पर ये कहें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस समय प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, उसको देखते हुए राज्य की जो सरकार है वो लगातार प्रयासरत है कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन लोगों की मदद यहाँ पर की जा सके। ऐसे में जब सरकार की तरफ से गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो फिर सत्ता पक्ष के सदस्य तो उस बात की यहाँ पर प्रशंसा करते नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष के जो सदस्य थे वो उस बात से खफा यहाँ पर नजर आए हैं। उनका कहना है कि राज्य के पास पहले से ही सीमित संसाधन यहाँ पर मौजूद है, राज्य के पास बजट की कमी अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में विधायकों के वेतन भत्तों में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो फिर जो आपदा प्रभावित लोग हैं या उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा यहाँ पर काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग आपदा में आर्थिक मदद की बात यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आर्थिक मदद सरकार की तरफ से उन्हें देने की बात यहाँ पर कही जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें वो सब चीजें मुहैया सही तरीके से नहीं मिल पाती है। कई लोग ऐसे हैं जो आपदा प्रभावित लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 साल वहां पर हो चुका है, तो वो टेंटों में या फिर दूसरे सरकार के जो भवन वहां पर मौजूद है वहां पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक अस्थायी तौर पर ना तो उनका पुनर्वास वहां पर हो पाया, ना ही उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से दी गई है जिससे वो लोग ये कह सकें कि उनको इस आपदा के मद में उनको पूरी मदद करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। और यही वजह रही कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उन्होंने इन सब चीजों को, इन भत्तों को और वेतन बढ़ोतरी मिलती है पूर्व विधायकों को, उसको लेने से मना यहाँ पर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जाएगा और बाकायदा इन सब चीजों को लेकर विधायकों से भी मांग यहाँ पर की जाएगी कि वो इन सब चीजों को स्वीकार न करें, क्योंकि राज्य के पास संसाधनों की कमी है, बजट की कमी रहती है। तो ऐसे में उन आपदा प्रभावित लोगों को मदद प्राकृतिक आपदा धारचूला और मुनस्यारी वाले इलाके में देखने को मिली थी, उसके बाद अगर जिस तरह से फैसला लिया गया है वेतन बढ़ोतरी का, हालांकि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं अब है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में गणेश गोदियाल ने तो इनकार कर दिया है सुविधाएं ना लेने से। क्या माना जाए, क्या विपक्ष के अन्य विधायकों के भी यहाँ पर पत्र या लेटर आगे आ सकते हैं कि अब हम ये जो सुविधाएं हैं वो नहीं लेंगे? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल की इस पहल का अब दूसरे जो विधायक हैं वो भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द ही उनकी तरफ से भी ऐसी संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है कि वो इन सुविधाओं को लेने से मना यहाँ पर कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को अपना पत्र देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब आप मानसून सत्र गैरसैंण में करा रहे हैं और गैरसैंण पहाड़ों में आता है, पहाड़ी जनपदों में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं अपना कहर बरपा रही है, उसको देखते हुए सरकार को निर्णय वहां पर नहीं लेना चाहिए था। वेतन बढ़ोतरी वाला जो विधेयक था या जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना था उसको किसी और सत्र में लाने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता। फिलहाल जो गंभीर विषय थे उन गंभीर विषयों को उठाने का काम वहां पर किया जा सकता था, लेकिन वो सब चीजें वहां पर नहीं हो पाई और यही वजह है कि कांग्रेस सवाल भी पूछ रही है। काम कर रहा है। ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो गैरसैंण सत्र के दौरान जिस तरह से धामी सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनकी सुविधाएं और उनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी, इसका कांग्रेस ने अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। वहीं ग्रामस्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक की और सेरकी मालेवाता में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रदेश भर में बरसात से बंद हुई सड़कों की स्थिति जानी और उन्हें खोलने के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सड़क मार्गों को खोलने के कार्य तेजी से किए जाए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों पुलों के निर्माण कार्यों की समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने की निर्देश भी दिए।
वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से की जा रही सशक्त भू कानून लागू करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने का दावा किया गया है। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का सिर्फ सपना देख रहे हैं। भू कानून उत्तराखंड की अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक महापाप किया। यहां की जमीनों की खरीद का दायरा निश्चित किया था नारायण दत्त जी ने और भुवनचंद खंडूरी जी ने। इन्होंने उस दायरे को हटा ही नहीं दिया। इन्होंने कानून में इस तरीके का परिवर्तन कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन ले ले, उद्योग के नाम पर ले और कल वहां आवासीय कॉलोनी काटने लग जाए, उस पर भी कोई रोक टोक सारी हटा दी है। विकास के नाम पर ठगा है। हमारी जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी। जमीनी पर जिंदगी भी होती है, जड़ भी रहती है और संस्कृति भी रहती है। तो भाजपा ने उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार किया है, उत्तराखंड के अस्तित्व पर प्रहार किया है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि भू कानून बनाया जाए। जितनी जमीन भी बच गई है उसको बचाए। देखिए, भू कानून को लेकर निश्चित ही एक भावना लोगों के बीच में है। सख्त भू कानून होना चाहिए और जो राज्य के हित में है वो भू कानून यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून में एक परिवर्तन किया कि इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी ने भूमि ली है वो उसका लैंड यूज चेंज कर सकता है या लैंड यूज चेंज कर सकता है। ये सारे चीज़ों को दोबारा से देखा जाएगा, परखा जाएगा और सख्त भू कानून कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में लागू होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीन है उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। अगर भू कानून लाने की अगर वो बात करते हैं तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा? 2002 में भी उनकी सरकार रही, 2012 में भी उनकी सरकार रही। तो मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी विपक्ष में बैठकर ज्यादा नए नए सपने और ज्यादा नई नई योजनाओं को लोगों को भ्रमित करने के लिए बताने का काम करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुरोला के 2 युवकों ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित युवकों द्वारा नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर भी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक ने उनको हॉस्टल में बुलाकर मारपीट की। आरोप है कि विधायक उन्हें जबरन महंत इंद्रेश अस्पताल से अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे विधायक हॉस्टल के कमरे में ले गए, जहां बातचीत करते करते विधायक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर विधायक ने युवकों को नशेड़ी बताया और खुद की उनसे जान को खतरा बताया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। तो पुरोला से पूरी खबर, जहां 2 युवकों ने पुरोला विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों युवकों का कहना है कि विधायक उन्हें हॉस्टल में बुलाकर ले गए और उसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि दोनों युवकों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस दोनों ही पक्षों से बातचीत कर रही है। सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। 4,600 रुपये
लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपए। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा नत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद पातशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार। तो आप आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण आज किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।